हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भौतिक विभाजन। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी से क्या पढ़े, तो झारखंड का जो है परिचय, हम लोग ये चीज कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। आज का टॉपिक है जो झारखंड का भौतिक विभाजन। इसमें हमको सारी चीज जानकारी मिलने वाली है और हिस्ट्री में भी आपको ये मदद करने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि 2000-3000 फी दे करके आप पढ़ें। तो चलिए पूरा झारखंड कंप्लीट कराएंगे, ये चीज मेरा गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का भौतिक विभाजन और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो सारा क्वेश्चन जो बनता है भारत का झारखंड का भौतिक विभाजन से, सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि झारखंड क्या है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका पूर्वी हिस्सा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत है। ठीक है, ये दक्षिण भारत है। ठीक है, और ये वाला क्या है, मान लीजिए कि ये है प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो हम लोग किस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसके बारे में, यानी कि छोटा नागपुर के बारे में, छोटा नागपुर पठार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको हम झारखंड का पठार, या तो झारखंड का पठार को बोल सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो किसका विस्तार है, तो प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो झारखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ये किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का। भारत का प्रायद्वीपीय पठार में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये अरावली की श्रृंखला है। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस पे है, माउंट आबू पे है। थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। तो ये है, मान लीजिए कि अरावली पे है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू के ऊपर क्या है, तो माउंट आबू के ऊपर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी कि हम बता सकते हैं ये है अरावली पे क्या है, तो माउंट आबू है। माउंट आबू के ऊपर क्या है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है। इस माउंट आबू पे क्या है, तो दिलवाड़ा का मंदिर है। मान लीजिए दिलवाड़ा का मंदिर है, किसने निर्माण करवाया, तो भीम प्रथम ने करवाया था। चलिए इस तरह से हम लोग छोटा नागपुर को बारे में जानते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है, यानी कि ये पूरा जो है, इसको झारखंड को 4 भागों में बांटा गया है, यानी भौतिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो पाट का क्षेत्र। आप यहाँ पे ब्लू वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, ब्लू वाला, ठीक है, ये क्या है, पाट क्षेत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाट का क्षेत्र। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 2500 से 2600 फीट है। यदि औसत ऊंचाई की बात करें, यदि हाईएस्ट ऊंचाई की बात करें तो 3600 फीट तक है। कितने, 3600 फीट तक, समझ लीजिए। यदि हम नेत्रहाट जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई बात करें तो 1070 मीटर है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो 1070 मीटर नेत्रहाट की ऊंचाई है। ठीक है, जो सबसे ठंडा स्थल माना जाता है झारखंड में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं रांची का पठार, यानी कि ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है, ग्रीन वाला, ये कौन सा हो गया, रांची का पठार। आपको एक एक करके यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इससे बाहर तो कुछ रहेगा ही नहीं। बुक में क्या है, यही चीज यदि लैंग्वेज में रहता तो बहुत ज्यादा विस्तार में रहता और आपको समझ में नहीं आता, आप पढ़ने में छोड़ देते, नहीं पढ़ते। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले है पाट का पठार, उसके बाद रांची का पठार, उसके बाद निचला छोटा नागपुर और ऊपरी पठार, यानी कि ये वाला जो ऊपर में आप देख रहे हैं कौन सा, ग्रीन वाला, तो ये कौन सा है, देखिए ये ऊपरा हजारीबाग का पठार हो गया, ये निचला हजारीबाग का पठार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऊपरा और ऊपर और नीचे। ठीक है, तो वही चीज है, निचला छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, यानी कि ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। ठीक है, उसके बाद चौथा हम लोग चर्चा करेंगे राजमहल के बारे में, और छोटे छोटे चीज जो दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ये झारखंड का सबसे पश्चिम में स्थित है। झारखंड का सबसे पश्चिम में कौन सा स्थित है, तो पाट का क्षेत्र है। पाट का क्षेत्र आप देखिए, ये हो गया मेरा
पाट का क्षेत्र, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 2500 से 2600 फीट है। कितना? 2500 से 2600 फीट है। यदि हम इसी में बात करें तो एक नेत्रहाट आ जाता है, पाट के ही क्षेत्र में आता है। कौन सा? नेत्रहाट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1070 मीटर है। कितना? 1070 मीटर, यानी कि लगभग 3500 मतलब 3600 के आसपास होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए नेत्रहाट जो 1070 मीटर है, कोई कोई बुक में आपको 1100 मीटर मिल जाता है, ठीक है। तो आप जहां पे देखें नजदीक का ऑप्शन वहां पे कर सकते हैं। एक चीज बता दें कि ये जो एग्जाम है सचिवालय का, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्यों मतलब पूरा का पूरा लाइन पढ़ें, पूरा सेंटेंस पढ़ें, आप बस समझने की कोशिश कीजिए ना। नेत्रहाट कितना है? 1070 मीटर, ठीक है। यदि हम पाट क्षेत्र का बात करें तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पलामू। पलामू यानी ये वाला जो क्षेत्र है ना पलामू, तो पलामू का दक्षिणी जो भाग है, कहां पे? पलामू का दक्षिणी भाग है वो पाट क्षेत्र में आ जाता है। लातेहार भी आता है, गुमला भी आता है, लोहरदग्गा भी आता है और लातेहार भी आता है। लोहरदग्गा देखिए यहाँ पे लोहरदग्गा है। पश्चिमी पलामू जो है उसका जो दक्षिण भाग है वो हो गया। आपका लातेहार का कुछ एरिया यहाँ पे आता है। उसके बाद गुमला का ये क्षेत्र आता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पाट क्षेत्र में इतना आता है। पलामू हो गया, गुमला हो गया, लोहरदग्गा हो गया, लातेहार हो गया, ठीक है। सारा यहीं पे आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो पाट क्षेत्र है इसका जो ऊंचाई यानी कि ऊपर में जो क्षेत्र है इसका एक ऐसा सपाट है, जैसे ये क्या है ऐसे करके और ऐसे आने के ऊपर में क्या है? सपाट भाग है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या? तो मेसा भू आकृति, यानी कि सपाट क्षेत्र है जिसको मेसा भू आकृति बोला जाता है। मेसा आपको बता सकते हैं, जैसे ये तिब्बत का पठार आप पढ़े हैं तो इसका आकृति क्या है? मेसा, यानी कि ऊपर में सपाट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मेसा आकृति, ठीक है। आपका पूरी तरह से क्लियर करते हुए चलना है। ये जो क्या है, ये जो पाट क्षेत्र है ये लावा से निर्मित है। यदि हम लावा हो गया, मैग्मा हो गया, इसकी चर्चा हम कब करेंगे? भूगर्भिक संरचना के बारे में जब हम लोग जानकारी लेंगे उस समय। अभी हम लोग फिलहाल इसी में चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो निर्माण जो हुआ है लावा के प्रवाह से हुआ है। किसका? पाट क्षेत्र का। किससे हुआ है? तो लावा के प्रवाह से हुआ है। यदि हम बात करें इसमें बॉक्साइट, चाइना क्ले और लिग्नाइट, ये सब का जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। बॉक्साइट आप नाम सुने भी होंगे, ये कहाँ पे? लोहरदग्गा और ये रांची के आसपास ज्यादा मिलता है। तो यानी कि ये वाला एरिया में, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है बॉक्साइट का मात्रा जो है अधिक है। कहां पे? तो पाट वाला क्षेत्र में, यानी कि लोहरदग्गा और ये आपका रांची वाले क्षेत्र में, यानी पश्चिमी रांची वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अच्छा, ये अरावली की श्रृंखला आपको याद हो गया। किस पे? अरावली की श्रृंखला पे क्या है? तो माउंट आबू है। माउंट आबू के ऊपर क्या है? तो ये हो गया आपका ये गुरु शिखर हो गया जो 1722 मीटर है, उसके ऊपर है, यानी कि माउंट आबू पे ही है दिलवाड़ा का मंदिर जो भीम प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। यदि हम बात करें अरावली श्रृंखला में, तो अरावली श्रृंखला में ही क्या है? यहाँ पे गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली की श्रृंखला कहाँ से? गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के और दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली में इसी श्रृंखला यानी कि अरावली की श्रृंखला पे है कौन सा? रायसेन की पहाड़ी। ये मान लीजिए कि रायसेन की पहाड़ी है। अरावली श्रृंखला में ही रायसेन की पहाड़ी, रायसेन की पहाड़ी पे क्या है? संसद भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। उसके बाद है इंडिया गेट, इंडिया गेट। ये क्वेश्चन जो है तीनों बार बार पूछा जाता है कि रायसेन की पहाड़ी किस पे है? तो अरावली की श्रृंखला पे। और अरावली की श्रृंखला पे रायसेन की पहाड़ी है, तो रायसेन की पहाड़ी पे क्या है? तो रायसेन की पहाड़ी पे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये तीनों कहां पे है? रायसेन की पहाड़ी पे दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं। पाट क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। औसत ऊंचाई जो है 2500 से 2600 फीट है। यदि हम बात करें नेत्रहाट का, तो नेत्रहाट कितना है?
1070 मीटर है, यानी कि लगभग 3600 के आसपास सबसे ऊंचा चोटी है। यदि हम बात करें पहाड़ क्षेत्र का विस्तार, तो पलामू, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, इसका ऊपर का भाग कैसा है? सपाट है, यानी मैदान जैसा सपाट है, ठीक है, रहने लायक है। मेसा भू आकृति जैसे तिब्बत का भाग है, वैसे ही पहाड़ क्षेत्र है। यदि हम निर्माण का बात करें तो ये लावा के प्रवाह से हुआ है। यहाँ पे बॉक्साइट की मात्रा अधिक होती है, चायनाकले के होते हैं और लिग्नाइट की मात्रा अधिक होती है। यदि हम रांची पठार दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, रांची का पठार। तो रांची का पठार जो है इसकी औसत ऊंचाई पाट से कम है, पाट से कम है, लेकिन इसका नंबर सेकेंड स्थान आता है। और ये रांची का पठार जो है ये हजारीबाग पठार का ही भाग है, दोनों मिला हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो दामोदर बेसिन के कारण ये दोनों अलग हो गया। कौन? रांची और ये हजारीबाग, ठीक है। आप लिख सकते हैं, जो लिखना क्या है ऐसे ही समझ लीजिए ना। ये ऊपर में है हजारीबाग का पठार, नीचे है रांची का पठार। ये किसी समय में दोनों साथ में था, फिर बाद में दामोदर बेसिन के कारण दोनों अलग हो गया, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है कितना है? 2000 फीट है। कितना? 2000 फीट। यदि आपसे पूछा जाए रांची पठार का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, तो 2000 फीट है। ये क्या है? तो रांची का पठार है, और इस पे क्या है? तो छोटी छोटी पठार है, जिसको क्या बोला जाता है? टोंगरी, टोंगरी बोला जाता है। यदि हम बात करें इसी में क्या है, यानी कि रांची के पठार में, तो हुणरू फॉल, हुणरू फॉल आप लोग बहुत सारे लोग देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। तो हुणरू फॉल जिसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। दसम कितना है? तो 39 मीटर। कहाँ पे है? तो रांची के पठार में ही है, ठीक है। हुणरू फॉल किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। तो ये सब चर्चा हम लोग नदी वाले क्लास में करेंगे। विस्तार का बात करें यदि रांची के पठार, तो कहाँ तक है? तो इधर जाकर के आपका पलामू का भी क्षेत्र आता है, लातेहार का भी क्षेत्र आता है, लोहरदगा का भी कुछ क्षेत्र आता है। उसके बाद खूंटी तो आपका आता ही है। उसके बाद इधर हजारीबाग मतलब ये रामगढ़ वाला क्षेत्र भी आता है। तो ये सब इसका रांची पठार के क्षेत्र में आता है। ये जो है रांची का पठार, इसमें क्या है कि पाट क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है। आप मैप में ही देख लीजिए, ये हमारा है पाट क्षेत्र, पूर्व में है कौन सा? तो रांची का पठार। ये मान लीजिए कि नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ये हो गया वेस्ट हो गया, और ये हो गया ईस्ट, है ना। तो हमारा जो है रांची वो पाट क्षेत्र का किधर है? तो ईस्ट साइड में है, पूर्वी साइड में है। आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि पाट क्षेत्र के किस ओर है रांची का पठार, तो आप बता सकते हो पूर्वी साइड है। यदि आपको पूछा जाए कि हजारीबाग पठार के किस साइड है, तो दक्षिण में है। आपको पूछा जाए चाईबासा का मैदान से किधर है, तो नॉर्थ साइड में है। तो आप यहाँ पे फिगर से ही देख सकते हैं। ये जो है पूर्वी भाग में है। दामोदर घाटी द्वारा जो है हजारीबाग से अलग किया जाता है, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। दामोदर घाटी ये इसके द्वारा क्या किया जाता है? रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है ऊपरी भाग, यानी कि ये जो रांची का पठार है उसमें ऊपरी भाग जो है, ऊपर का भाग है उसको, जैसे कि ये है रांची का पठार, तो ऊपरी भाग को टाण बोला जाता है, और निचले भाग को क्या बोला जाता है? जैसे ये निचले भाग है तो इसको क्या बोला जाता है? दोन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यदि ऊपरी भाग है तो टाण बोला जाता है, निचला भाग है तो दोन बोला जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि रांची पठार का जो है ऊपरी भाग उसको क्या बोला जाता है? तो टाण बोला जाता है। यदि निचले भाग को क्या बोला जाता है? तो दोन बोला जाता है। आपको हजारीबाग के पठार में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि हजारीबाग पठार का ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? टाण बोला जाता है। निचले भाग को दोन बोला जाता है। क्यों? तो हजारीबाग रांची पठार का ही भाग है, इसलिए, ठीक है। दोबारा ये चीज बताने वाले नहीं है, याद रखिएगा। हजारीबाग पठार जो है इसी का हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग जो पठार है इसको दो भागों में बांटा गया, हजारीबाग पठार को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये जो घिरा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? तो ये ऊपरी हजारीबाग का पठार है। ये कौन सा है? ऊपरी हजारीबाग का पठार है। और इसमें क्या है ना कि
ये जो रांची के लगभग ऊंचाई पाया जाता है, यानी कि रांची वाला ऊंचाई ही लगभग देखने को मिलता है, इसलिए इसको ऊपरी हजारीबाग का पठार बोलते हैं। और ठीक इसके नीचे निचले हजारीबाग का पठार बोला जाता है। इसमें कौन सा एरिया आता है, तो गिरिडीह, देवघर का भी आ जाता है, इधर कोडरमा का आता है, चतरा का भी आता है, तो ये सब एरिया आ जाता है निचले। तो निचले जो हजारीबाग का पठार है उसी में आपका आता है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जिसकी ऊंचाई झारखंड में सबसे अधिक है, 4480 फीट है। यदि आपको फीट में आंसर पूछे तो 4480 फीट है। कितना, 4480 किसका, पारसनाथ का। यदि हमको पूछे मीटर में तो 1365 मीटर हो गया। ठीक है, यदि आपको पूछ ले कि ये जो पारसनाथ है ये किससे बना हुआ है, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है पायरोक्सिन ग्रेनाइट से हुआ है, पायरोक्सिन ग्रेनाइट से हुआ है। यदि आपको पूछा जाए कि निचले हजारी पठार का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, तो 1000, देख लीजिए 1000 यहां भी लिखा हुआ है, 1000 फीट इसका औसत ऊंचाई है। आप देख रहे हैं रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है, 2000 फीट, जस्ट उसका आधा हो गया 1000 फीट औसत ऊंचाई किसका, तो निचला हजारीबाग पठार का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, 1000 फीट है। इसी में यदि आपको बात किया जाए कि ये जो कोडरमा का पठार है, यहाँ पे कोडरमा की पहाड़ी, उसका जो है ढाल वो कैसा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोडरमा जो पहाड़ी है उसका जो ढाल है वो कैसा है, तो तीव्र है। कैसा, तीव्र ढाल पाया जाता है कोडरमा की पहाड़ी में। ठीक है, यदि हम बात करें राजमहल, तो राजमहल उच्च भूमि का, तो ये कहीं भी 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। ठीक है, 300 मीटर से अधिक ऊंचा कहीं नहीं है राजमहल उच्च भूमि, जो आप बार बार पढ़ते हो। ठीक है, यदि हम संथाल परगना के नाम से भी यहाँ पे हम लोग जानते हैं। इसमें क्षेत्र कौन आता है, तो दुमका आता है, पाकुड़ आता है, साहेबगंज आता है। ठीक है, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, उसके बाद इधर कुछ एरिया आ जाता है, देवघर भी छोटा सा मतलब पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग जो है वो आ जाता है। दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा का भी एरिया आता है, साहेबगंज का भी एरिया आता है। ठीक है, कई नदियां यहाँ पे पाई जाती है, जैसे अजय नदी। अजय नदी कहाँ पे, तो राजमहल की पहाड़ी से ही निकलती है। ठीक है, तो ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलिए ये एक बार और बता देते हैं, राजमहल की उच्च भूमि कहीं भी 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसमें दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा ये सब क्षेत्र जो है आता है। यहाँ पे से कई मयूराक्षी नदी, अजय नदी, ये सब कहाँ से, यहीं से निकलती है। ठीक है, इसका बात करें ऊपरी भाग में, तो साहिबगंज वाला एरिया जो है, गोड्डा वाला कुछ भाग और ये आपका पाकुड़ वाला कुछ भाग, तो ये क्या कहलाता है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान आप देख सकते हैं, ये हो गया गंगा का मैदान। ठीक है, यदि हम दामोदर बेसिन की बात करें तो ये 2 भागों में विभाजित है, यानी कि दामोदर बेसिन जो है कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। जैसे 300 मीटर कंटूर रेखा इसको क्या करती है, विभाजित करती है। ऊपरी दामोदर घाटी बोलते हैं और निचली दामोदर घाटी बोलते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको विभाजित करता है, तो 300 मीटर का कंटूर रेखा, कितना, 300 मीटर का कंटूर रेखा करता है। यदि हम बात करते हैं, इधर हो गया उत्तरी कोयल बेसिन। जब हम नदी के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे उत्तरी कोयल बेसिन। यहाँ पे कोयल नदी का ये जो है जा करके सोन नदी में मिलती है, तो यहाँ पे हम बेसिन बोल सकते हैं, उत्तरी कोयल की बेसिन। जो यहाँ पे हो गया सिमडेगा का पठार, ये हो गया क्या, सिमडेगा का पठार। ये हो गया हमारा चाईबासा का मैदान। ठीक है, चाईबासा का मैदान कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। ठीक है, ये आपका कोल्हान की पहाड़ी हो गया, कहाँ पे, चाईबासा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में कोल्हान की पहाड़ी, जहां से लोहा की मात्रा अधिक निकलती है। और ढालभूम, बार बार हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो ये हो गया ढालभूम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, हम लोग चर्चा कर चुके, ये पंच परगना का मैदान जो है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो सिल्ले आता है, बुंडो आता है, तमाड़ आता है और सोनाहातू आता है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग
चर्चा कर लेते हैं। आप लोग देखिए, ये हो गया आपका ब्लू कलर से पाट क्षेत्र, ये हो गया आपका ग्रीन कलर से रांची का पठार, ये हो गया आपका हजारीबाग का पठार ऊपरी और निचली, ये हो गया ऊपरी और ये हो गया निचली। ऊपरी निचला में जो है पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा है 4480 फीट है, 1365 मीटर है, पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोडरमा का जो है, इसमें तीव्र ढाल पाया जाता है कोडरमा की पहाड़ी में। यदि हम बात करें निचला पठार की ऊंचाई तो 1000 फीट औसत ऊंचाई है। राजमहल की ऊंची भूमि कहीं भी 300 मीटर से अधिक नहीं है। रांची पठार का यदि हम बात करें तो ये हजारीबाग पठार का ही भाग है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 200 फीट से कहीं भी 200 फीट औसत ऊंचाई है, ज्यादा तो है ही। छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं इस पे रांची की पठार में, इसको क्या बोलते हैं तो टोंगरी। बार बार जीएस में पूछा जाता है क्वेश्चन, टोंगरी बोलते हैं, याद रखिएगा। रांची के जो पठार है इसी पे हुनरू का फॉल है, दसम फॉल है। ठीक है, हुनरू का फॉल 73 मीटर है, दसम 39 मीटर है, कितना 39। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका विस्तार के बारे में। हम लोग देख चुके हैं, इधर जैसे लोहरदगा हो गया, लातेहार का कुछ एरिया हो जाता है, पलामू का कुछ एरिया आ जाता है। इधर हम बात करें तो खुट्टी वगैरह आ जाता है, इधर रामगढ़ का एरिया आ जाता है। यदि हम बात करें इधर पंच परगना तो सिल्ली, बुंडो, तमाड़ और सोनाहातू आता है। यदि हम रांची में कुछ और देखें तो पाट क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है, दामोदर घाटी द्वारा हजारीबाग से अलग होता है। उसके बाद ऊपरी भाग को टाड़ बोलते हैं, निचले भाग को दोन बोलते हैं। दामोदर बेसिन को 300 मीटर का कंटूर रेखा विभाजित करती है, ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी के रूप में। यदि हम बात करें कोल्हान पहाड़ी और चाईबासा का मैदान इधर है, पश्चिमी सिंहभूम के आसपास। तो इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि आप ये सतपुड़ा का रेंज देखें तो सतपुड़ा, ये हम भारत का मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि थोड़ा सा मिस्टेक हो तो दिल पे नहीं लेना है, हम समझाने के लिए ये बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, भारत का मैप। ठीक है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये हो गया हमारा अरावली की श्रृंखला, जो ये हो गया हमारा अरावली की श्रृंखला। अरावली की श्रृंखला पे क्या है तो ये माउंट आबू है, और माउंट आबू के क्या है ऊपर में तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना 1722 मीटर। यहाँ पे ही अरावली के ऊपर ही क्या है रायसेन की पहाड़ी, जिसकी जहाँ पे क्या है तो आपका संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया और इंडिया गेट हो गया। यदि हम सतपुड़ा का बात करें तो सतपुड़ा का ही रेंज में क्या होता है, ये हो गया हमारा महादेव की पर्वत। महादेव पर्वत आने की सतपुड़ा पे है महादेव पर्वत, और महादेव पर्वत के ऊपर क्या है धूपगढ़, जो सबसे ऊंचे चोटी है। यदि हम बात करें सतपुड़ा का ही रेंज में तो क्या है ये मेकाल पर्वत, और मेकाल पर्वत पे ही कौन सा है, मान लीजिए कि यह है मेकाल पर्वत, तो मेकाल पर्वत पे क्या है तो मेकाल पर्वत पे ही है अमरकंटक। अब अमरकंटक से दो नदी निकलती है, नर्मदा और सोन। ये हो गया सोन और ये हो गया नर्मदा। ठीक है, ये हो गया नर्मदा। आपसे पूछा जाए यदि मेकाल पर्वत से, तो मेकाल पर्वत से कौन सा, तो ये हो गया आपका महानदी। महानदी, ठीक है, आप देख सकते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि अमरकंटक जो बीच में गोला है तो वहां से दो नदी नर्मदा और सोन। यदि आपको पूछा जाए मेकाल से कितनी नदी, तो 3 नदी, क्योंकि मेकाल तो ये बड़ा वाला है, तो इसके बीच इसके अंदर आ गया कौन, तो ये आ गया आपका अमरकंटक, और यहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी तीनों हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है। अजंता जो पूरी तरह से कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। यदि बात किया जाए कि ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार का विस्तार कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे जरूरी है, जैसे रायसेन की पहाड़ी, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। यदि आपसे पूछा जाए गुरु शिखर, और गुरु शिखर किस पे है, तो माउंट आबू पे है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मालवा का पठार
मुख्य रूप से कहां पे, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। कुछ भाग इसका राजस्थान में होता है, कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी होता है। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नीलगिरी वगैरह, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं जब हम इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग ये चीज कंप्लीट होता है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग यदि पसंद आया हो क्लास तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।